हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता है, इसका मतलब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरा उसको ढंग से नहीं पढ़ सकते, राइट। फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, डाउट्स क्रिएट होंगे, राइट। तो बेसिक जो चैप्टर है वो आपका पीरियोडिक टेबल है। आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा, उसका बेसिक नॉलेज लिया होगा। अब हम क्लास 11th में थोड़ा सा उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, उसको एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, राइट। कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, क्या हिस्ट्री थी पीरियोडिक टेबल की और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था, उसकी क्या क्या हिस्ट्री थी, कैसे एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया था। सो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों रही होगी, राइट। तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे, धीरे धीरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए। तो हमें क्या हुआ था कि जो स्टडी थी एलिमेंट की, हमें उस टाइम जब पीरियोडिक टेबल नहीं थी तो हमें अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करना होता है, तो हमें उन दोनों एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी रीड करनी होती है, पढ़नी पड़ती है। देन उसके बाद में ही हम उनके ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। लेकिन पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज ये था कि हम दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत ईजिली, राइट। जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है, ऐसे हम उसके एप्लीकेशंस को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि हमें हर एक एलिमेंट पर एक पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता था हर एक एलिमेंट पर, जो कि डिफिकल्ट था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेथड यूज़ किया, क्लासिफिकेशन का मेथड, कि एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन एंड द सेकेंड इज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, राइट। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एलिमेंट का, कि किस तरीके से एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया था, स्टार्टिंग में कैसे क्लासिफिकेशन हुए थे, फिर उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल की उसको हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट के बारे में, राइट। जिसमें आपकी एटॉमिक रेडियस होगी, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ये सब चीज़ें जो है उनको हम डीपली पढ़ेंगे, उनके जो भी एप्लीकेशंस पार्ट हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो देखो, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किया गया था लेवोइजियर ने, लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, राइट। बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। स्टार्टिंग जो थी क्लासिफिकेशन की वो किस साइंटिस्ट ने की थी, लेवोइजियर ने की थी। क्या किया था उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज मेटल एंड द सेकेंड इज नॉन मेटल। अब कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने कंडक्टिविटी के बेसिस पर किया, ठीक है। कंडक्टिविटी, ठीक है। यानी उन्होंने क्या लिया, एक मेटल का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक मेटल का छोटा सा पार्ट लिया या फिर कोई एलिमेंट का टुकड़ा लिया और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी फिर आगे उसको बल्ब से कनेक्ट करके उस मेटल से कनेक्ट कर दिया। अगर बल्ब ग्लो करता है इसका मतलब जो एलिमेंट है वो मेटल है, अगर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, राइट। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, राइट। सो ये क्लासिफिकेशन था लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, बट इसको आगे डिस्कार्ड कर दिया जाता है बाय द डिस्कवरी ऑफ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड्स जो होते हैं, मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेटलॉइड्स जो होते हैं ये कुछ टेम्परेचर पर जो होते हैं ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कुछ टेम्परेचर के ऊपर ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं। यानी ये कुछ टेम्परेचर पर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो वो नॉन कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनको हम बोलते हैं मेटल। यानी उनमें दोनों ही मेटलॉइड, यानी उनमें दोनों ही प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटिन, पोलोनियम, एंटीमनी एंड जर्मनी, ठीक है। सो ये जो है ये आपके क्या हैं, ये आपके ऑलमोस्ट मेटलॉइड्स हैं जो आपको याद करने होते हैं। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं याद करने की।
जो ट्रिक है, ट्रिक इज BSI, ठीक है। BSI इज अ पोस्ट, राइट। BSI AS का मतलब हो गया असलम, फिर ये हो गया तेली, एट यानी एट प्रेजेंट जो हम लगाते हैं वो उसके लिए। PO का मतलब हो गया पोटैटो, फिर ये हो जाएगी आपकी सब्जी, राइट। नॉनसेंस वाली ये जो ट्रिक है आप याद कर सकते हो, राइट। तो इसका कोई सेंस नहीं है, बट फिर भी आप ये जो मेटालॉइड है इसको आप याद कर सकते हो बड़ी आसान से, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें लेवोजियर के क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड करने के बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया था वो आया था डोबर्नियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं 9th और 10th क्लासेस के अंदर। सो डोबर्नियर क्लासिफिकेशन के अंदर, या फिर उसको हम बोलते हैं ट्रायड सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायड सिस्टम, राइट। तो डोबर्नियर ने क्या किया, 3 ट्रायड्स बनाए इस तरीके से, A, B और C, राइट। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायड बोलेंगे, यानी 3 एलिमेंट का उसने सिस्टम बनाया विच इज नोन एज ट्रायड सिस्टम, राइट। तो इसमें देखो क्या होगा कि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट जो होगा B का, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस एटॉमिक वेट ऑफ B, सॉरी एटॉमिक वेट ऑफ C डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अर्थमेटिक होगा इसका डिवाइडेड बाय 2 करके, राइट। तो अगर आपको एटॉमिक वेट पता करना है मिडल एलिमेंट का, तो आप फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट लें, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक वेट ऑफ B के इक्वल होगा, राइट। तो उसने कुछ स्पेसिफिक ट्राइड बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, राइट। तो अगर हम इनमें देखें तो लिथियम का कितना होता है, 7 होता है, और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। तो 39, तो ये हो जाता है आपका 46 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो सोडियम का कितना आएगा, 23, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23। तो इस तरीके से ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एटम होता है और जो लास्ट एटम होता है उसका जब हम ऐड करके उसका जब हम एवरेज निकालते हैं यानी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास में आता है एटॉमिक वेट ऑफ बी का एटॉमिक वेट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बनाए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरीके से और भी ट्राइड्स बनाए गए थे, आपको ट्राइड्स याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ट्राइड सिस्टम डोबर्नियर ट्राइड सिस्टम को फॉलो करता है, तो उसमें आपको ग्रुप देखना है। अगर सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब वो जो होंगे वो उस ट्राइड को फॉलो करते होंगे, राइट। या फिर उनमें 8 और 18 का जो डिफरेंस है, या फिर 18 और 32 का डिफरेंस आता है उनमें, तो इसका मतलब वो ट्राइड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 4 to 5 ट्राइड्स ही बनाए गए थे डोबर्नियर ने। देन उसके बाद में जो एलिमेंट्स थे वो ट्राइड सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, तो उस कारण से ये जो सिस्टम है इसको भी हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, राइट। तो आप इन दोनों को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा लेवोजियर क्लासिफिकेशन जो कि बेस था इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेसिस पर, एंड देन दूसरा हमने पढ़ा डोबर्नियर ट्राइड सिस्टम जिसमें एक ट्राइड बनाया गया था 3 एलिमेंट्स का, जिसमें जो मिडल एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड के, राइट। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। नेक्स्ट जो थर्ड क्लासिफिकेशन आता है वो आता है आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो था ये बेस्ड था म्यूजिकल नोट्स पर। किस पर बेस्ड था, म्यूजिकल नोट्स पर। जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स होते हैं जिसमें जो फर्स्ट नोट होता है और जो 8th नोट होता है ये दोनों सेम होता है ना। तो वैसे ही इसने क्या किया था, इसने एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया था, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट था जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा इन दोनों की प्रॉपर्टी जो होगी वो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका जो 8th एलिमेंट होगा यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम प्रॉपर्टी को शो करेंगे। इसी तरीके से ये अगर फर्स्ट ये होगा तो ये 8th हो जाएगा, ये फर्स्ट होगा तो ये 8 होगा, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, सेम प्रॉपर्टीज,
ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं। बट इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। इसका मेन रीज़न ये था कि इसके आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो अपने फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी नहीं शो करते थे, इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल होता है, इसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, राइट। देन उसके बाद में हम फोर्थ पढ़ते हैं, लोथर-मेयर कर्व। ठीक है, लोथर-मेयर ने एक कर्व बनाया था, वो कर्व था एटॉमिक वॉल्यूम पर और एटॉमिक वेट पर। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट पर उसने क्या बनाया था, एक कर्व बनाया था जो इस तरीके से आता है। ठीक है, बेसिकली आपको कर्व याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट इसमें जो पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए। यानी जो टॉप पोजीशन है, अगर हम बात करें टॉप पे उसने रखा था एल्कली मेटल को। एल्कली मेटल्स आर एट टॉप पोजीशन। एल्कली मेटल को कहाँ रखा गया था, टॉप पोजीशन पे रखा गया था। और जिन एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होती है वो सेम प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, शो करते हैं, राइट। देन उसके बाद में अगर हम बात करें बॉटम, तो बॉटम पोजीशन पर रखा गया था हेलोजन ग्रुप को, हेलोजन ग्रुप। फिर अगर हम बात करें थर्ड की, राइट, थर्ड डिसेंडिंग अप पर, तो इसमें रखा गया था डी ब्लॉक को। फिर हम बात करें डिसेंडिंग डाउन, असेंडिंग अप की अगर हम बात करें तो इसमें रखा गया था एल्कली अर्थ मेटल को, राइट। तो इस तरीके का अरेंजमेंट था, बट इसको इसलिए डिस्कार्ड किया गया था। बेसिकली ये कर्व बिल्कुल सही था, बट इसका मेन जो रीजन था वो ये था, इसमें और कोई भी ड्रॉबैक नहीं था। मेन इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम कभी भी किसी दूसरी प्रॉपर्टी को शो नहीं करती। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हमने एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में किसी एलिमेंट्स को कंपेयर किया होगा या उसकी प्रॉपर्टी कोई दूसरी प्रॉपर्टी को कंपेयर किया होगा, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो जो एटॉमिक वॉल्यूम है, इट इज़ यूजलेस पैरामीटर है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम को हम कहीं यूज़ नहीं करते, हम वॉल्यूम को यूज़ करते हैं जब हम फिजिकल पढ़ते हैं, बट एटॉमिक वॉल्यूम को हम कभी भी यूज़ नहीं करते। इट इज़ यूजलेस पैरामीटर फॉर कंपेयरिंग प्रॉपर्टीज़ बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो ये चार जो है आपकी क्लासिफिकेशन है। यहाँ तक तो आपकी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट नहीं होती, यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन चलता है कि हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। सो अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि स्टार्टिंग की गई थी मेंडलीव्स के द्वारा, राइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप इसको कॉपी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। अभी जो हमने लोथर-मेयर कर्व पढ़ा था, तो उसमें जो पोजीशन है वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना अगर मिस्टेक हो रखी है तो। लगता नहीं है मिस्टेक है, बट फिर भी अगर मिस्टेक हो तो ये जो ऑर्डर है वो सही ऑर्डर है कि टॉप पर एल्कली मेटल था, बॉटम पर डी ब्लॉक, डिसेंडिंग डाउन पर एल्कली अर्थ मेटल एंड असेंडिंग अप पर हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन अब हम बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ से पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट्स को टेबल फॉर्म में अरेंज किया वो है मेंडलीव्स। ठीक है, इसने एलिमेंट्स को इस तरीके से टेबल्स में अरेंज करा था। ठीक है, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस थी और वर्टिकल लाइंस थी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को उसने नाम दिया था सीरीज। ठीक है, बहुत बार लोग मिस्टेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही हम क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोल देते हैं पीरियड, जबकि पीरियड जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर दिया गया था। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज सीरीज। ठीक है, और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस आर नोन एज ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को उसने क्या नाम दिया, सीरीज नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। देन अगर हम बात करें कि मेंडलीव्स ने दो तरीके से क्लासिफिकेशंस किया था, एक था ओल्ड क्लासिफिकेशन और एक था मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओल्ड क्लासिफिकेशन में एलिमेंट जो थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 63। ठीक है, फिर क्या हुआ और अरेंजमेंट करते गए और फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आया। उस टाइम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 103 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो मेंडलीव ने इस तरीके से ब्लॉक्स बनाए थे और हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस बनाए थे जिसके अंदर उसने एलिमेंट्स को रखा था। ठीक है, सो
इसके अंदर एक पीरियोडिक लॉ भी चलता है मेंडलीव्स का, जिसको हम लिखेंगे पीरियोडिक लॉ। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, chemical and physical properties are periodic function of atomic weight। ठीक है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है। जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, किसके, एटॉमिक वेट के। ध्यान रखना अभी तक जो क्लासिफिकेशन चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट जो था वो पीरियोडिक टेबल का बेस था कि एटॉमिक वेट की बेसिस पर बनाया गया है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया था पीरियोडिक टेबल को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल को किस ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया था, तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था, यहाँ है ना ऐसे, राइट। फिर अगर हम बात करें कि मेरिट्स की, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल की क्या क्या मेरिट्स थी, क्या क्या सही काम हुए थे पीरियोडिक टेबल की। तो फर्स्ट जो था वो था अरेंजमेंट। ठीक है, एक पीरियोडिक फॉर्म के अंदर उसको अरेंज करना, ये बड़ा सिंप्लीफाइड कर देता है स्टडी को। फर्स्ट ये था। देन उसके बाद में अगर हम देखें, उसके बाद में करेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के पहले एटॉमिक वेट जो था वो इनकरेक्ट था, फिर उसने मेंडलीव्स ने उसको करेक्ट कैलकुलेट करके करेक्ट पोजीशन दी थी। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, ठीक है, ट्रिटियम, पीए और गैलियम। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स का क्या किया गया था, इन एलिमेंट्स का वापस से एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके इनको सही पोजीशन पर रखा गया था। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। जो थर्ड मेरिट थी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसको हाईलाइट कर दिया है, वो ये है, he left some blocks, some empty blocks for upcoming elements। ठीक है, जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड नहीं किए गए हैं और डिस्कवर्ड किए जाएंगे आगे, तो उनके लिए उसने क्या किया गया था, एम्प्टी ब्लॉक स्पेसेस छोड़े थे। ठीक है, जिसमें उन एलिमेंट्स को रखा जाएगा। तो उसने ऑलमोस्ट 4 ब्लॉक्स रखे थे, जिसमें उसको नाम दिया था एका का मीन्स होता है अपकमिंग, है ना, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो एक का उसने अलग अलग बनाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक का एल्यूमिनियम, इसकी जगह क्या बना, गैलियम। फिर अगर हम बात करें सेकंड, एक का बोरोन की जगह आया सिलिकॉन। फिर थर्ड अगर हम बात करें, एक का मैग्नीज, इसकी जगह आया टेक्नीशियम। फिर अगर हम क्या सिलिकॉन, ये आएगा आपका जर्मेनियम, राइट। तो इस तरीके से उसने क्या किया था, इस तरीके से उसने कुछ एम्प्टी ब्लॉक्स छोड़े थे और उसका नाम दिया था एका, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड मैग्नीज, सिलिकॉन। ठीक है, जिसमें जो एलिमेंट्स आए थे वो कौन कौन से थे, गैलियम, स्कैंडियम, टेक्नीशियम एंड जर्मेनियम, ये एलिमेंट्स आए थे। और ये इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के हाईलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने, ये उसकी मेरिट्स थी। अब हम बात करते हैं डिसमेरिट की। ठीक है, कि डिसमेरिट्स क्या है। तो इसकी जो फर्स्ट डिसमेरिट ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमें मेन चीज़ें ही पढ़नी होती है। ठीक है, थ्योरी तो आप देख सकते हो। सो फर्स्ट जो डिसमेरिट थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की पोजीशन को ये डिफाइन नहीं कर पाता है, ये पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दे पाता है, उसको एक्चुअल पोजीशन जो होती है उसकी वो नहीं बता पाता है। फिर सेकंड आती है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स आपको पता है कि क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट डिफरेंट होने के कारण उनको भी, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट के बेसिस पर है,
तो इन सबका जो आइसोटोप्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहते हैं होते हैं 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, 1 2 3 होता है इनका एटॉमिक वेट। तो उनको भी एक पर्टिकुलर पोजीशन मिलनी चाहिए थी, एक एक्चुअल पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जो कि जिसमें मेंशन नहीं किया गया है इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये 2 इसकी डिसमेरिट है। फिर जो थर्ड डिसमेरिट इसकी आती है, जो कि थोड़ी और इम्पोर्टेंट है, एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर, एनोमलस पेयर उसने क्या किया, उसका जो बेसिस जो था एटॉमिक वेट था, कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको बनाया गया है। लेकिन कई जगह उसने अपना जो ये पीरियोडिक लॉ है उसको ब्रेक डाउन किया, कि जिसका अगर हायर एटॉमिक वेट है उसको पहले रख दिया, और जिसका लोअर एटॉमिक वेट है उसको बाद में रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऑर्गन और पोटेशियम, ठीक है, ऑर्गन और पोटेशियम में ऑर्गन को आगे रखा गया, पोटेशियम को मतलब पीछे रखा गया, ठीक है। इन दोनों में क्या है, एनोमलस पेयर है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको तो बाद में रखा गया, पहले रखा गया, और जिसका एटॉमिक वेट कम है उसको बाद में रखा गया, ठीक है। तो बहुत जगह उसने क्या करा है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो ये ब्रेक डाउन किया। तो कुछ एनोमलस पेयर बने जो कि इसके डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होती है। देन उसके बाद में धीरे धीरे और एलिमेंट डिस्कवर्ड होते गए, तो सेम इसी तरीके से उसने क्या किया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये मेंडलीव्स का ही मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। मेंडलीव्स ने 2 बार उसको क्लासीफाई किया था। फर्स्ट जो था वो 63 एलिमेंट का था, जब 63 एलिमेंट उसके पास में थे। देन फिर धीरे धीरे उसको और बड़ा करते किया गया, तब उसके पास में 103 एलिमेंट थे, ठीक है। सेम यही पोजीशन थी, सेम यही चीज़ें थी, उसमें कुछ चीज़ें सही की गई थी, कुछ चीज़ें सही नहीं की गई थी, ठीक है। तो सेम वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको सर्व की गई थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी डिसमेरिट थी। जिसमें मेन ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, एनोमलस पेयर, ये जो थे ये मेन डिसमेरिट थे, जिसके कारण से हमने पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव्स की उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। देन उसके बाद में जो आती है वो आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोहर्स पीरियोडिक टेबल, जो कि मोजले के जो रूल है, मोजले एक्स-रे रूल, उस पर बेस्ड है, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पूरी की पूरी फुल फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोहर्स पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हम इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रख सकते हैं, कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया गया था, ठीक है, और किस तरीके से उसका जो लॉ है, पीरियोडिक लॉ, वो किस तरीके से वेरी करता है। और मेन चीज़, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है, जैसे इसका बेसिस है एटॉमिक वेट। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या होता है, वो है एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका अलग है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, गुड बाय।